हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहां आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 जिसका कोड है BP501T PCI सिलेबस के हिसाब से हमारा टॉपिक है जिसका नाम है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि क्या होते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इनका क्या है इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये किस तरह से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या है इसके स्ट्रक्चर पीसीआई सिलेबस के हिसाब से और क्या है इनके यूजेस। तो ये सारी डिटेल हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है इनका इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे जिसका आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि इनका मेन मतलब क्या है, इनका क्या इंट्रोडक्शन है। देखिए सिंपल लिखा है कि गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के नाम से भी आपको बाकी सारी जगह बुक्स में या आप और भी कहीं इनको सर्च कर सकते हो। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस दैट रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को कम करें, उसको आसानी से जो है ये कम कर सकते हैं बाय ब्लॉकिंग द हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेस पंप। तो कहने का मतलब अगर इसका मेन आप मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे भी इसके इंट्रोडक्शन में भी माइनर सा दिया हुआ है कि कैसे कर रहे हैं। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बाय ब्लॉकिंग द हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेस पंप। हमारी ये स्टमक के अंदर एक ये पंप कहलाता है, ये यूं का ये एंजाइम है एक तरह का जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेस पंप विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन पंप। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोन पंप, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड सेक्रीशन इन द स्टमक। तो ये पर्टिकुलर जो पंप है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिड को सेक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी जो ड्रग्स है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वो पर्टिकुलरली इसी पंप के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, यहाँ से ये एसिड को रिलीज नहीं होने देती, जिससे कि हमारा जो एसिड है वो नॉर्मल हो जाता है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंडीशंस हैं वो आसानी से सही हो जाती हैं। उसके बाद देखिए दे आर यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ एसिड रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस है, यानी कि इसके जितने भी सिम्टम्स निकल के आते हैं, जैसे सबसे पहला हार्ट बर्न हो गया, उसके अलावा जो है ड्यूडेनल अल्सर, स्टमक अल्सर, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमें सिम्टम्स निकल के आते हैं उन सभी को ये ट्रीट करने में हम इन ड्रग्स का यूज आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ ड्रग्स के नाम इसमें दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबीप्राजोल, पेंटोप्राजोल। तो ये तो आपको चारों हमारे जो है पीसीआई सिलेबस में भी इन चारों ड्रग्स का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा और भी ड्रग्स मेंशन है जैसे कि डेक्स लेंसोप्राजोल और एस ओमिप्राजोल। तो इस तरह की ड्रग्स को हम आसानी से इन पर्टिकुलर कंडीशन को, अल्सर को ट्रीट करने में हम इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये काम किस तरह से करती हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या मैकेनिज्म होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये अपना काम किस तरह से करती हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो बेसिकली ये इनएक्टिव की है। क्या है ये, इनएक्टिव की। इनएक्टिव की का मतलब कि ये खुद क्या है, ये है प्रोड्रग, ये खुद कहलाती है प्रोड्रग। अब जब ये इनएक्टिव की है तो ये देखिए यहाँ हम इसको दिखा रहे हैं कि इनएक्टिव की जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पर आ गई, पहली बात। अब उसके बाद अगर ये इनएक्टिव है तो ये एक्टिव कब होती हैं। दूसरा देखिए दे एक्टिवेटेड बाय द एसिड, जब ये एसिड की प्रेजेंस में आ जाती हैं तो ये एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये देखिए एसिडिक एनवायरमेंट में इनका लॉक खुलेगा, ये लॉक के थ्रू पे दिखा रखा है, और इनका एक्टिव पार्ट ये देखिए, ये एक्टिव पार्ट जो है हमें मिल जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है एक्टिव पीपीआई विच इज अ पावरफुल टूल। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला हम ये कह रहे हैं कि पीपीआई जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज अ प्रोड्रग, वो खुद इनएक्टिव है। अब ये एक्टिव कब होगा, जब वो एसिड की प्रेजेंस में आ जाएगा या वो एसिडिक की एनवायरमेंट में आएगा, तो वहां ये अपना मेन पर्टिकुलर जो इसका एक्टिव कंपाउंड है, इस ड्रग का जो एक्टिव मोइटी है वो वहां से निकल के आएगी, जो कि एक पावरफुल टूल है। अब ये करते क्या है, एक्टिव टूल जाम्स द पंप,
जो हमारा मेन पंप है जिसका क्या नाम था, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इसको ब्लॉक कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोटॉन पंप है ये इसको ब्लॉक कर रहा है। ये देखिए ये एसिड मशीन, यहाँ से लगातार जो है एसिड निकलता रहता है, जिससे हमें इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की जो है सिम्टम्स निकल के आते हैं, हार्ट बर्न या अल्सर वगैरह। तो ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पंप को, अगर आप ये देखिए शेप ले रखा है पंप का, तो इस पर्टिकुलर पंप को ये ब्लॉक कर देती है ये ड्रग्स। कौन सी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके थ्रू ये देखिए यहाँ इसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, इस पंप को ब्लॉक कर दिया ताकि इसमें से एसिड रिलीज ना हो। अब इससे एट द एंड क्या होगा, रिड्यूस्ड स्टमक एसिड, उससे हमारा जो स्टमक एसिड है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो सारा फंक्शन ये परफॉर्म करती है, ये बेसिकली इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। इरिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब कि एक बार ये काम करेंगे, ऐसा नहीं कि ये इन्होंने पहली बार अपना फंक्शन प्रोड्यूस किया तो वापस से जब ये अपना असर खत्म हो जाएगा तो फिर से एसिड रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। इरिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब कि अब यहाँ पे ये परमानेंट इसमें से जो है एसिड रिलीज नहीं होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये है लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ। इसके आपको जो है काफी लंबे समय तक आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार दोबारा से ब्रीफ कर दिया जा रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये इनएक्टिव की कहलाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखो कि पीपीआई क्या करता है, ये है इनएक्टिव की। अब ये एक्टिव कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टमक एसिड। जब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में होगा तो वहां पे हमें मिलेगी इसकी एक्टिव की। अब जब वही एक्टिव की जाके उस पंप के साथ रिएक्ट करेगी, ये देखिए उस पंप को ब्लॉक कर देंगे। ये बेसिकली वही पंप है जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। तो यहाँ से जो एसिड रिलीज हो रहा था वो एसिड रिलीज होना बंद हो जाएगा, जिससे क्या है कि हमारा रिड्यूस हो जाएगा स्टमक एसिड, और ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग की तरह उसके ऊपर एक्ट करेंगे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ आपको काफी लंबे समय तक आपको इसका रिलीफ मिलता रहे। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके यूजेस क्या होने वाले हैं। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, देखिए इसको भी हम सिंपल, हमने कई सारे यहाँ पे यूज दिए हुए हैं तो हम हर एक को अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्या है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू ट्रीट कंडीशंस लाइक पेप्टिक अल्सर, रिफ्लक्स, इसोफेगाइटिस एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इस तरह की कंडीशंस को ये ट्रीट करता है। पेप्टिक अल्सर तो आपको क्लियर है, जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसके कारण जो है अल्सर कोज हो जाता है, उसको पर्टिकुलर ट्रीट करने में ये काम आएगा। दूसरा है रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस। रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस का मतलब, इसोफेगाइटिस का मतलब विच इज रिलेटेड टू इसोफेगस। इसोफेगाइटिस का मतलब जो हो जाएगा आपका इन्फ्लामेशन इन द इसोफेगस। तो इसोफेगस एक वो ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से होते हुए स्टमक तक जाती है। रिफ्लक्स का मतलब जब हमारा एसिड जो है स्टमक के अंदर वो बैक करे, हमारे इसोफेगस तक आ जाए, तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द इसोफेगस। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करने में ये ड्रग यूज होती हैं। उसके अलावा ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये बेसिकली आप इसको बोल सकते हो गैस्ट्रिनोमा। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिनोमा। अब ये बेसिकली एक तरह का ये ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर कोज हो जाता है या तो पेनक्रियास के अंदर, या जो हमारा अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, तो वहां पे अगर ट्यूमर कोज हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम डिनोट करते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम से। तो उसको भी ट्रीट करने में इन ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा पीपीआईज हेल्प रिलीव सिम्टम्स ऑफ GERD बाय रिड्यूसिंग स्टमक एसिड प्रोडक्शन। तो कई सारी जो इसके सिम्टम्स हैं, GERD का मतलब गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें कि ये हार्ट बर्न, रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इन सभी सिम्टम्स को ये ट्रीट करने में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है बाय रिड्यूसिंग स्टमक एसिड प्रोडक्शन, स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करके, कम करके। उसके बाद पीपीआईज आर आल्सो यूज्ड टू इरेडिकेट H पाइलोरी। H पाइलोरी का मतलब कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक तरह का बैक्टीरिया है दैट कैन कोज अल्सर, जो कि अल्सर कोज कर सकता है। तो उसको पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए भी इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। इरेडिकेट का मतलब आप बोल सकते हैं कि उसको खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसको एबोलिश करने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। किसको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को एबोलिश करने के लिए। उसके बाद और क्या दिया हुआ है ये देखिए, एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि पीपीआईज कैन हेल्प प्रिवेंट अल्सर्स caused by long term use of non steroidal anti inflammatory drugs।
तो बच्चों जब हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स काफी लंबे समय के लिए यूज करते हैं तो दे कैन कोज अल्सर, उनसे भी हमको अल्सर हो सकता है। उससे जो है हमारे लीवर को भी अफेक्ट होता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो पैरासीटामोल के बारे में, पैरासीटामोल इसका एग्जांपल है, उसमें लिखा होता है कि इट कैन कोज लीवर टॉक्सिसिटी। अगर आप उसको लंबे समय के लिए यूज करें तो वो जो है उस तरह का अल्सर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स उस तरह के अल्सर को भी प्रिवेंट करती हैं जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के द्वारा कोज किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करेंगे लास्ट में इनके स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि पीसीआई सिलेबस में 4 ड्रग्स दी हुई है। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। आप इनको ध्यान से समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, और यहाँ पे हम हर एक ड्रग का अलग अलग यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला ड्रग जो सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है वो है ओमिप्राजोल। पहले ड्रग का क्या नाम है? ओमिप्राजोल। अब ये है इस ड्रग का स्ट्रक्चर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर बेसिक मोइटी कौन सी दी हुई है वो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तब आपको इसका यूपीएससी नेम समझ में आ जाएगा या ये स्ट्रक्चर बनाने में जो है आपको आसानी रहेगी। ये देखिए हम इसकी बात करेंगे। ये दिया हुआ है इसके अंदर बेसिक मोइटी, जिसका नाम है बेंज इमिडाजोल। क्या नाम है इसका? बेंज, ये है बेंजीन, और साथ में ये लगा हुआ है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक मोइटी है, तो ये है इमिडाजोल। इमिडाजोल वो होता है बच्चों जहाँ के फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम लगा हो इन द 5 मेंबर्ड रिंग। ये देखिए ये 5 मेंबर्ड है, ये फर्स्ट पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है नाइट्रोजन, तो इसका एक कॉमन नाम निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं इमिडाजोल। और यही जब ये बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है या बेंजीन के साथ ये फ्यूज हो जाता है तो इसका कंप्लीट नाम है बेंज इमिडाजोल। तो पहले हम इस पूरे की नंबरिंग कर लेते हैं। ये होगा इसका फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है इसकी थर्ड पोजीशन, उस हिसाब से ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th पोजीशन। अब देखिए, अब इसको नाम लिखना बिल्कुल आसान है। अब एक तो ये हो गया इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक मोइटी जिसका नाम है बेंजीमिडाजोल। अब इसके अंदर ये एक और हेट्रोसाइक्लिक मोइटी, अगर आपको ये ध्यान हो, इसका नाम है पाइरिडीन। क्या नाम है? इस हेट्रोसाइक्लिक मोइटी की बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम है पाइरिडीन। तो पाइरिडीन वो होता है जब 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर लगा हो नाइट्रोजन। ये देखिए इसके फर्स्ट पोजीशन पर लगा है नाइट्रोजन। अब आपको इसे खुद की एक बार नंबरिंग कर लीजिए। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये जो है ये है 6th पोजीशन। इसका नाम है पाइरिडीन। अब देखिए अब इसका कैसे करेंगे। देखिए सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है, उसके बाद अब हम आपको जो इसकी नंबरिंग करनी है ये सब डैश के हिसाब से करनी है, क्योंकि मेन नंबरिंग हमने इसको दे दी जिसका नाम है बेंज इमिडाजोल। अब डैश के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है? 3, 5, देखिए 3 डैश, 5 डैश डाई मिथाइल, 4 डैश पे लगा हुआ मिथॉक्सी, खुद क्या है? पाइरिडीन, ये हो जाएगा मिथाइल और इसको हम बोलेंगे सल्फिनिल। सल्फोनिल नहीं है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन लगा हुआ है सल्फर के साथ, इसको हम बोलेंगे सल्फी, SULFINYL, सल्फिनिल। और इसकी 6th पोजीशन पर है मिथॉक्सी। चलिए अब शुरू करते हैं। इसका क्या नाम होगा? सिंपल 2, 3 डैश, 5 डैश डाई मिथाइल, 4 डैश मिथॉक्सी, पाइरिडीन, 2 डैश इल मिथाइल सल्फिनिल, 6 मिथॉक्सी बेंज इमिडाजोल। तो ये रहेगा इसका कंप्लीट आईपीएससी नेम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब इसका यूज क्या है ओमिप्राजोल का? सिंपल, यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड जीईआरडी। गैस्ट्रिक अल्सर के केस में, ड्यूडेनल अल्सर के केस में, अभी मैंने बताया ड्यूडेनल इज रिलेटेड टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो उसके अंदर अगर अल्सर हो जाए और उसके अलावा जीईआरडी जैसे कि गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, इनसे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स निकल के आते हैं उस सभी केसेस के अंदर हम ओमिप्राजोल ड्रग को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग दिया हुआ है पीसीआई सिलेबस के हिसाब से जो कि है लेंसोप्राजोल। क्या नाम है ड्रग का? पहले आप ड्रग के नाम याद कीजिए, वो है लेंसोप्राजोल। तो इसमें भी आप देखें यही दिया हुआ है, ये सेम यही वाला जिसका नाम है बेंज इमिडाजोल, यही रहेगी इसकी सेकंड पोजीशन। कंप्लीट नंबरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है वही इसकी रहेगी कंप्लीट नंबरिंग। अगेन यहाँ पे पाइरिडीन जो कि खुद सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। अब फर्क कहाँ है कि इसके थर्ड पर है मिथाइल, फोर्थ पर एक काफी जो है ये एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन है, इसको अपने को समझना है। बाकी अगर आप देखेंगे सारा स्ट्रक्चर
सेम है। आप ध्यान से देखिए, ये जितना भी ये स्ट्रक्चर है ये दिया हुआ है, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर मिथॉक्सी नहीं होगा। बाकी ये सारा स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम है एज ओमिप्राजोल। इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, ये देखिए ट्राईफ्लोरो इथॉक्सी। क्या नाम है, ट्राईफ्लोरो। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन और इधर ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलेंगे, पहले तो इतना हो जाएगा इथॉक्सी। क्या है इथॉक्सी, मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये है इथॉक्सी। ध्यान से आप देखिए, अगर आपके क्लियर हो रहा है, ये है इथॉक्सी, यानी कि OCH2CH3। अब जो CH3 है उसके तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रखा है फ्लोरो के साथ, तो ये हो जाएगा ट्राई फ्लोरो इथॉक्सी। चलिए तो शुरू करते हैं इसका यूपीएससी नेम। देखिए 2,4- ट्राईफ्लोरो इथॉक्सी, 3- मिथाइल पाइरिडीन, 2- मिथाइल सल्फिनिल बेंज इमिडाजोल। एंड में क्या आ गया, बेंज इमिडाजोल। तो ये है इसका यूपीएससी नेम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके क्या यूजेस हैं लेंसोप्राजोल के। इट इज यूज फॉर इंडाइजेशन, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। तो वही जो अल्सर से रिलेटेड है, इंडाइजेशन हो जाना, हार्ट बर्न हो जाना, जो कि इसका एक सिम्टम है। एसिड रिफ्लक्स वही है कि अगर वो एसिड जो है वापस से बैक करे हमारे इसोफेगस के अंदर, जैसे कि हार्ट बर्न कोज होता है सबसे पहला। और वही जो इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं GERD, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। तो इन सभी कंडीशन में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जिसका नाम है रेबीप्राजोल। क्या नाम है, रेबीप्राजोल। पहले आप ड्रग का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम समझते हैं इसका यूपीएससी नेम। देखिए ये भी लगभग वैसा ही है, अगर आप ध्यान दें तो वही इसके अंदर दिया हुआ बेंजीमिडाजोल, जो हमने अभी ऊपर समझा था ओमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल के केस में। ये दिया हुआ है बेंजीमिडाजोल, यही सल्फिनिल, ये मिथाइल पाइरिडीन, ये है। अब इसकी सेकंड पोजीशन ये होगा, ये है 1- और ये किससे जुड़ा, ये है 2-। तो ये 3- और ये 4-। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है सारा। 3- और ये 4-। अब 4- पे क्या लगा हुआ, ये देखिए, ये है मिथॉक्सी। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सी। प्रोपाइल ग्रुप है, ये है प्रोपाइल। अब ऑक्सीजन लगा है तो ये हो जाएगा प्रोपोक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सी। तो अब इसका हम नाम एक बार कवर कर लेते हैं। ये इसकी 1 पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड। आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा, ये हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है बेंज इमिडाजोल। किसकी बात कर रहे हैं, ये है बेंज इमिडाजोल। अब देखिए 2, उसके बाद आप आ जाइए इधर 4- इथॉक्सी प्रोपोक्सी, 3- मिथाइल पाइरिडीन, 2- मिथाइल सल्फिनिल बेंज इमिडाजोल। एंड में क्या आ जाएगा, बेंज इमिडाजोल। अब देखते हैं इसका यूज क्या है। रेबीप्राजोल इज यूज्ड टू ट्रीट स्टमक अल्सर, वही गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूटेनल अल्सर एंड द सम सिम्टम्स रिलेटेड टू GERD, that is gastroesophageal reflux disease. The next one is the next और लास्ट ड्रग है सिलेबस के हिसाब से, वो है पेंटोप्राजोल। क्या नाम है इसका, पेंटोप्राजोल। अब देखिए इसमें वही दिया हुआ है बेंजीमिडाजोल, ये है इसकी सेकंड पोजीशन। फर्स्ट ये यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। एक बार इसकी नंबरिंग मेंशन कर देते हैं हम, या इसकी नंबरिंग जो है, ये इसमें हाइड्रोजन इसके साथ है तो ये होगा फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि जो बेंज इमिडाजोल हम बना रहे हैं वो बेसिकली 1H इमिडाजोल है। 1H का मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन पर है इमिडाजोल, तो इसका ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन पर दिया हुआ है, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। अब इसी तरह से यहाँ पर बाकी दिया हुआ यही सल्फिनिल, यही मिथाइल, ये पाइरिडीन, और ये इधर हो जाएगा ये 1-, 2-, 3-, 4-, 5- और ये 6-। अब देखिए किस तरह से आ जाएगा, ये 2, 3-, 4- डाइमिथॉक्सी पाइरिडीन, 2- मिथाइल सल्फिनिल, 5 डाइफ्लोरोमिथॉक्सी, डाइफ्लोरोमिथॉक्सी, और ये खुद क्या है, बेंज इमिडाजोल। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका यूज क्या है। पेंटोप्राजोल इज अ मेडिसिन दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक, जो कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड को जो है कम करती है। इट इज यूज्ड फॉर इंडाइजेशन, हार्ट बर्न एंड GERD। तो लगभग इनके वही यूज है कि इंडाइजेशन को ये कंट्रोल करेगी, हार्ट बर्न को कंट्रोल करेगी और गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज को ये
आसानी से कंट्रोल करेगी। तो बच्चों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्या है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर और यूजेस। उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।